you by ITEL and Sensodyne K. एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या वेबसाइट पर बने हुए बैनर पर कीजिए क्लिक और जुड़िए हमारे साथ, रहिए हेल्दी। अब हम बढ़ते हैं शो की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच गए हैं। 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचा है। जंग की वजह से यूक्रेन में हवाई यात्रा नहीं हो पा रही है, सभी हवाई अड्डे बंद हैं। ऐसे हालात में सबसे सुरक्षित रास्ता ट्रेन का ही बचता है। पीएम मोदी भी एक विशेष ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे हैं। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के बड़े लीडर्स इसमें सफर कर चुके हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे रेल फोर्स 1 में क्या खास है, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच क्या बात हुई। यूक्रेन के बाद आपको ले चलेंगे अमेरिका, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन संपन्न हो गया है। इसमें कमला हैरिस को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के आखिरी दिन कमला हैरिस ने भाषण दिया। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधा और गाजा वॉर में चल रही जंग को रुकवाने पर जोर दिया। आपको उनके भाषण के कुछ अंश भी सुनाएंगे। बस पैक नहीं SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत यूक्रेन से करते हैं। हमने 20 अगस्त के दुनियादारी में यूक्रेन और भारत के संबंधों पर और इस दौरे के दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव पर बात की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। आज हमारा फोकस पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात और रेल फोर्स 1 ट्रेन पर होगा। सबसे पहले रेल फोर्स 1 ट्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन में रेलवे की पटरियों का जाल लगभग 15,000 मील यानी लगभग 24,000 किलोमीटर लंबा है। इस लिहाज से यह दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। यात्रियों को ले जाने और माल ढुलाई के लिहाज से यूक्रेन की रेल सेवा दुनिया में 6वें नंबर पर है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन होता है। दुनिया की बड़ी आबादी यूक्रेनी अनाज पर निर्भर रहती है। इसके ट्रांसपोर्ट का काम भी इन्हीं रेल लाइन से होता है। साल 2022 में लगभग 29 टन अनाज मालगाड़ियों में भरकर ट्रांसपोर्ट किया गया। यूक्रेन में 2022 में ही करीब 1,70,00,000 यात्रियों ने ट्रेन से सफर किया। यूक्रेन रेलवे की इन्हीं पटरियों में एक विशेष ट्रेन भी दौड़ती है। नाम है रेल फोर्स 1। सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए इसे जाना जाता है, इसलिए हाई प्रोफाइल लोग ही इसमें सफर करते हैं। अब तक इस ट्रेन के जरिए दूसरे देशों के 200 से भी ज्यादा नेता और राजनयिक यूक्रेन जा चुके हैं। कौन से बड़े लीडर्स इस ट्रेन में सफर कर चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स। इसके अलावा हॉलीवुड एक्टर शॉन पेन और म्यूजिक बैंड U2 के बोनो भी इस ट्रेन से राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। अब ये जानते हैं कि ये ट्रेन आखिर शुरू कब हुई। 2014 में क्रीमिया आने वाले पर्यटकों के लिए ये ट्रेन शुरू हुई, लेकिन रूस के हमले के बाद इसे फिर से रीडिजाइन किया गया। इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है? सबसे जरूरी सुरक्षा और निजता। इसके अलावा इस ट्रेन का इंटीरियर आम ट्रेनों की तुलना में अलग और हैवी है। काम और आराम के लिहाज से सभी जरूरी चीजें उपलब्ध है। लकड़ी के पैनल वाले केबिन, मीटिंग के लिए एक लंबी टेबल, आराम करने के लिए एक सोफा, दीवार पर एक टीवी, सब मौजूद है। इलेक्ट्रिक की जगह डीजल इंजन लगाया ताकि रूसी हमलों की वजह से पावर ग्रिड को अगर कुछ हो भी जाए तो भी ट्रेन चलती रहे। रेलवे प्रशासन ने अपने हाई प्रोफाइल यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज तक इस ट्रेन से कोई भी सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ। यूक्रेन की रेलवे कंपनी के CEO अलेक्जेंडर कामिशन का कहना है कि इस ट्रेन के अटेंडेंट को भी अलग से ट्रेनिंग मिलती है। वो किसी भी हाई प्रोफाइल शख्स की तस्वीर नहीं लेते, उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल किया जाता है। ये तो हुई ट्रेन की बात। अब जानते हैं कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा में अब तक क्या क्या हुआ। 23 अगस्त को पीएम मोदी राजधानी कीव पहुंचे और वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वो कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी पहुंचे। फिर पीएम मोदी की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से हुई।
दोनों नेता यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ संघर्ष में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। संघर्ष छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से विनाशकारी होते हैं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने संघर्ष में अपने बच्चों को खो दिया। मैं दुआ करता हूं कि उन्हें दुख सहने की ताकत मिले। इसके बाद दोनों देशों के बीच मारिंस्की पैलेस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इसमें एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कल्चर पर समझौते हुए। फिलहाल इसकी डिटेल्स नहीं आई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ खड़ा है और एक मित्र की भूमिका निभाने को तैयार है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक है। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से पूछा, पीएम मोदी के इस दौरे का क्या हासिल रहा? इस दौरे का जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने दिखा दिया है दुनिया को कि भारत अगर रूस से तेल खरीद सकता है या उससे आयुध खरीद सकता है या उससे सामरिक संबंध अच्छे बना सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन में वो शांति नहीं चाहता है। क्योंकि ज्यादातर पश्चिम जगत में या एक नैरेटिव बन गया था कि हम किसी न किसी तरह ये दिखाना चाहते हैं कि रूस हमारे लिए सबसे ज्यादा करीब। तो एक वो जो छवि थी भारत की वो थोड़ी बदलेगी। दूसरा, हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि जितने हम रूस के करीब दिखते हैं उससे ज्यादा हम शांति के करीब। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार उनसे जो 1-to-1 मीटिंग हुई थी उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि हम वहाँ शांति चाहते हैं और जो क्षेत्रीय अखंडता है या जो भौगोलिक अखंडता है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, ये उनका मानना। लेकिन इस मीटिंग से ये भी पता चलता है कि भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो उसकी है, जो उसकी सामरिक स्वायत्तता है, उसमें विश्वास रखता है और किसी भी शर्त पे अपने उस सामरिक स्वायत्तता को बदलने नहीं देगा। रहा जो जियोपॉलिटिक्स की बात, जो भूसामरिक जो इस समय स्थितियां बनी हैं उसमें ये तो बहुत स्पष्ट है कि भारत इस समय शांति के पक्ष में खड़ा दिखता है। दूसरा, यूरोप में, और ये दोनों ट्रिप की मैं बात कर रहा हूं, यूक्रेन और पोलैंड की, दोनों ट्रिप में भारत ने ये दिखा दिया है कि यूरोप में दखल चाहता है, कि वो अपना इन्वॉल्वमेंट चाहता है। वन वे इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो कि हम उनसे सिर्फ आयुध खरीदें या उनसे सामान खरीदें या उनसे टेक्नोलॉजी लें, बल्कि हम उनसे भी अपना ट्रेड बराबरी की तरह करें जो अन्य देश करते हैं। तो इसमें भी भारत काफी सफल रहा है। और जो यूक्रेन की समस्या है, और उसमें जो सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव था कि उसमें शांति वार्ताएं शुरू कराने का। और अभी जस्ट विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वाज टू लुक फॉर पीस। तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव था जिसके साथ भारत गया था। और ये एक छोटा ही लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की उस शांति समझौते को लेकर, जो अल्टीमेटली आनी ही है। आखिर युद्ध अंत होता है डिप्लोमेसी में या टेबल पर ही, कुर्सी टेबल पर बैठ के ही। यूक्रेन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन संपन्न हो गया। ये कन्वेंशन 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चला। क्या क्या हुआ इसमें, आइए पॉइंट्स में जान लेते हैं। कमला हैरिस को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उन्होंने इस चुनावी कैंपेन में नया नारा दिया, न्यू वे फॉरवर्ड। ये नारा ट्रंप के नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के टक्कर का बताया जा रहा है। कन्वेंशन के दूसरे दिन 20 अगस्त को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा का भाषण हुआ। दोनों ने कमला को अपना समर्थन दिया। ओबामा दंपति डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अलग जगह रखते हैं। जब राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नाम चुना जा रहा था तब सबकी नज़र ओबामा दंपति पर ही थी। ओबामा ने तुरंत अपना समर्थन कमला को नहीं दिया था। उन्होंने कुछ दिन बाद कमला को अपना समर्थन दिया था। इसलिए इस कन्वेंशन में मिशेल और बराक दोनों के भाषणों की खूब चर्चा हो रही है। बराक ओबामा ने कमला हैरिस के लिए समर्थन का ऐलान किया, सुनिए। We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. मिशेल ओबामा बोली, कमला हैरिस चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। Our fate is in our hands. In 77 days, we have the power to turn our country away from the fear, division, and smallness of the past. We have the power to marry our hope with our action. We have the power to pay forward the love, sweat, and sacrifice of our mothers and fathers and all those who came before us. We did it before, y'all, and we sure can do it again. Let us work like our lives depend on it. फिर कन्वेंशन के आखिरी दिन कमला हैरिस का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं मुल्क को पार्टी और खुद से ऊपर रखूंगी और देश में कानून का राज लाऊंगी। And let me say, I know there are people of various political views watching tonight, and I want you to know, I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self, to hold sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections, to the peaceful transfer of power. And we are charting a new way forward to a future with a strong and growing middle class, because we know a strong middle class has always been critical to America's success. And building that middle class will be a defining goal of my presidency. ट्रंप पर कहा कि वो राष्ट्रपति बने तो हमारा देश पीछे चला जाएगा। And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past. But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. इजराइल और गाजा जंग पर क्या कहा, सुनिए। The scale of suffering is heartbreaking. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा इस समय शिकागो में मौजूद है। यहीं डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ है। हमने रोहित से पूछा, कमला हैरिस की स्पीच पर अमेरिका में क्या चर्चा है। देखिए, कमला हैरिस का जो स्पीच था कल रात को डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की चौथी रात थी, और बहुत एंटिसिपेशन थी उस स्पीच से। लोग जानना चाहते थे कमला हैरिस के बारे में, उनके पॉलिसीज के बारे में, और वो किस तरह की एक कैंडिडेट सामने आई है। जब से वो एलिवेट हुई है, आई थिंक तब से उन्होंने पॉलिटिकल स्पीचेस वगैरह दिए, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन, और मेजॉरिटी में इसलिए कह रहा हूँ, जो बोथ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, वो देखते हैं कन्वेंशन में एक कैंडिडेट को समझने के लिए। यूजुअली ये होता है कि मीडिया इतनी बायस है, तो अगर आप सीएनएन को इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप डेमोक्रेट्स को ही, आप डेमोक्रेट लोगों से ही बात कर रहे हैं, आप फॉक्स न्यूज और रिपब्लिकन से बात नहीं कर रहे होते। तो ये स्पीच इसलिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि पूरा अमेरिका उन्हें देख रहा था, पूरा विश्व उन्हें देख रहा था कि वो कैसी प्रेसिडेंट बनेगी। और लोगों में ये बात जरूर है, थोड़ा सा उत्साह है उनकी कैंडिडेसी को लेके। तो कई लोगों का जो विश्वास है उनमें बढ़ा है। कई लोगों का ये भी मानना है कि अभी तक उन्होंने बातें तो बहुत अच्छी की अपनी स्पीच में, जैसे कि इमिग्रेशन की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, इकोनॉमी की बात की, बॉर्डर की बात की, यूक्रेन की बात की, इसराइल और गाजा की बात की। लेकिन ऐसे क्या पुख्ता पॉलिसी प्रपोजल्स हैं जिन पे वो एक्ट कर सकती है, वो उसकी डिटेल्स अभी तक है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने एक डिफरेंस बताया है उनकी कैंपेनिंग में, या उनके अगर लोग उनको चुनते हैं उसमें, वर्सेस जो डोनाल्ड ट्रंप है और प्रोजेक्ट 2025 वाली चीजें जो अमेरिका में चल रही है। तो एक कॉन्ट्रास्ट लोगों को देखने को मिला।
सबसे पहला रूल होता है इस कन्वेंशन स्पीचेस का, उसे कहते हैं अमेरिका में डू नो हार्म। मतलब कि ऐसा आप कुछ ना कहें कि कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कैंपेन। तो आई थिंक वो टेस्ट से वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली उससे वो पास हो गई। और मैंने कई कई एक दो रिपब्लिकन लोगों से भी यहाँ पे मेरी कल चर्चा हुई, और उन्होंने कहा वो और जानना चाहते हैं कमला हैरिस के बारे में। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा स्पीच था उनका, और लोगों ने उसे पॉजिटिवली लिया है यहाँ पे अमेरिका में। इस कन्वेंशन का क्या हासिल रहा? देखिए, कन्वेंशन जो हमेशा से होता है वो एक मूड ऑफ द नेशन को लेके होता है। जैसे रिपब्लिकन्स के जो उनकी आंकलन है, उनकी असेसमेंट थी, उन्हें लगता है और उन्होंने लोगों को बताया कि 2016 से 2020 का जो अमेरिका था वो सचमुच बहुत अच्छा था। और वो उसी थीम पे उन्होंने 4 दिन की अपनी प्रोग्रामिंग की और ट्रम्प को बताया कि ट्रम्प कितने अच्छे प्रेसिडेंट थे और उस तरह की सारी चीजें। जब बात मैं अभी भी बाइडन कह रहा हूँ, जब बात कमला हैरिस की आई, तो आई थिंक इसके जो आउटकम्स है उसमें एक तो सबसे पहली बात यह है कि दे आर एबल टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स इन अ वे कि वो बहुत डिफरेंट है रिपब्लिकन से। दूसरा, कमला हैरिस के लिए जितने भी स्पीकर्स आपने देखे कन्वेंशन में, बीट बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, जितने जो सेनेटर्स, नैंसी पेलोसी, आई थिंक इन सभी लोगों का जो एक तरह से मैसेज था वो यही था कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं, हम बेटर पोजीशन में हैं, और उसके लिए आप लोगों को जाके वोट करना पड़ेगा, आप लोगों को जाके कैनवसिंग करनी पड़ेगी और इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। तीसरा, मुझे लगता है कि एक करीब करीब 100 दिन पहले निर्धारित हुआ था कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी बनेगी। अब क्योंकि वो नॉमिनी है, अब उनका जो इनिशियल हनीमून पीरियड है वो अब खत्म हो गया है। यहाँ से उनके जो अपहिल बैटल है वो शुरू होने वाला है, और डेमोक्रेट्स चाहते थे कि दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू कमला हैरिस और उनकी कैंपेन को, जिससे आगने वाली जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाए। तो मुझे लगता है इन सारे तीन चार चीजों में आई थिंक दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग व्हाट दे वांटेड टू डू। और अब देखना होगा, अब अगला जो सबसे बड़ा पड़ाव है वो है डिबेट, जो डिबेट होने वाली है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर लोगों की निगाहें होंगी। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वेट एंड वॉच। पिछले महीने जुलाई में रिपब्लिकन पार्टी का भी नेशनल कन्वेंशन हुआ। दोनों कन्वेंशन में क्या फर्क थे और कौन सा कन्वेंशन ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा? देखिए, दोनों के बहुत, जैसे मैं पहले कहा था, दोनों की बहुत अलग अलग थीम्स रही हैं। दोनों के जो बेस है, पार्टी बेस, रिपब्लिकन पार्टी का जो बेस है वो कॉन्जर्वेटिव है, वो इमिग्रेंट्स नहीं चाहता, वो अबॉर्शन नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें बदलाव देखना चाहता है, नेटो से वो हटना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं उन्हें यूक्रेन का जो वॉर है वो रुकवा देंगे अगर वो वहां पे समर्थन, वेपन समर्थन ना भेजे तो। आई थिंक उनका जो मैसेजिंग थी या उनका जो कन्वेंशन था वो बहुत मायनों में अलग था। डेमोक्रेट्स का जो कोलिशन हम कहते हैं वो है माइनॉरिटीज, वो है पीपल ऑफ कलर, वो है आपके लिबरल्स, और इनका जो मैसेजिंग थी वो उन वोटर्स को अपील करने की थी कि देखिए, हम आपको फर्स्ट टाइम होम बायर है तो हम आपको स्टिमुलस देंगे, हम आपको पैसे देंगे, $25,000 तक हम आपको प्रदान करेंगे ताकि आप घर ले सके। आप हम इमिग्रेंट्स को अलाउ करेंगे इस देश में आना, हम कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म करेंगे, इकोनॉमी के लिए हम कुछ नए परिवर्तन लाएंगे, जिससे टैक्स कट हो मिडिल क्लास के लिए, ना कि रिच के लिए। तो उनका कन्वेंशन मुझे लगता है कि बहुत एक अलग मायने में था, और हमें याद रखना होगा कि उनका जो कन्वेंशन था डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के 4 दिन बाद था। तो उस समय जो नेशनल मूड था वो ये था कि ट्रंप के ऊपर इतना जानलेवा हमला हुआ है, और क्यों क्यों कोई किसी की जान लेना चाहेगा, क्योंकि वो सचमुच शायद पेट्रियट है, इसलिए वो सचमुच राष्ट्रवादी है इसलिए। तो मुझे लगता है कि उस समय आरएनसी का और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की चीजें जो थी वो बहुत अलग थी। अब 1 महीना हो चुका है, हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन आने तक डोनाल्ड ट्रंप की लीड जो है नेशनल पोल से वो कम हो गई है। डेमोक्रेट्स ने इस बात को भी जताया इस कन्वेंशन में, और एक अपना प्लेटफॉर्म सामने रखा है जिसमें वो बोलते, जिसमें उनका हमेशा वो कहते हैं कि वी बिलीव इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, नॉट सेपरेटिंग देम। तो बहुत अलग अलग थीम्स है, और इसी दो खड़ों में अमेरिका बटा हुआ है। एक जो कॉन्जर्वेटिव अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेस है, और एक जो हमने कन्वेंशन के टाइम में देखा कि पीपल ऑफ कलर एंड इमिग्रेंट्स, और हमारी जो कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी की अमेरिका में, शी इज ऑल्सो पर्सन ऑफ कलर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट लोगों को दोनों कन्वेंशन में देखने को मिला। कमला हैरिस ने अपने भाषण में गाजा में चल रही जंग का जिक्र किया
कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और वो मिलकर जंग के खात्मे और इजरायली बंधकों की रिहाई में जुटे हैं। हालांकि धरातल पर अब तक कुछ नहीं दिखा है। भाषण के इस हिस्से को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत स्पेसिफिक गुट के लिए कहा गया है, और ये जो प्रोग्रेसिव हमने डेमोन्स्ट्रेशंस देखे थे समर में, अर्ली समर में, अप्रैल मई जून में, जो सब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे थे और वो बलून होकर एक बड़ी मूवमेंट बन गई है। यहाँ पे 4 दिन में आई थिंक करीब 3 दिन उन्होंने प्रोटेस्ट और रैली की है। ये उनके लिए केटर था, और इसकी वजह ये है कि मिशिगन जैसा जो स्टेट है, और बार बार मिशिगन की बात इसलिए होती है कि वहां पे जो मुस्लिम अमेरिकन का वोट है वो बहुत ज्यादा है, वोट शेयर, और अगर वो लोग वहां पे वोट नहीं करेंगे तो कमला हैरिस वो स्टेट हार जाएगी, और इनफैक्ट हो सकता है चुनाव भी हार जाए अगर आप मिशिगन नहीं जीती है तो आई थिंक ये एक उस वेरी सेगमेंटेड और माइनॉरिटी के लिए उन्होंने भाषण में कहा। हमने देखा किस तरह कन्वेंशन में बार बार इस तरह के नारे लग रहे थे। जो पैलेस्टीनियन जो फ्लैग्स हैं वो लोग कैरी कर रहे थे, बैजेस पहन के घूम रहे थे, फ्री पैलेस्टीन और इस तरह की चीजें। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को कि हाँ, देयर इज एन इश्यू और हम इसे काम कर रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन पिछले 7 दिन से मिडल ईस्ट में है। वो कभी इजिप्ट जा रहे हैं, कभी नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कतर वालों से बात कर रहे हैं। तो कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सीज फायर हो जाएगा। हमें ये भी बताया गया था कि कोशिश ये थी कि ड्यूरिंग कन्वेंशन या उससे पहले सीज फायर अनाउंस हो जाए ताकि ये सारी चीजें अवॉइड कर सके। तो कमला हैरिस ने वही बात कही है जो चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द दे वांट सीज फायर, ताकि वो एक स्टेट और वो जो वोटर्स हैं जिनकी नाराजगी है उनको मनाया जा सके, और दे डू नॉट गो एंड वोट फॉर ट्रम्प। तो बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स, जो इवन रिपब्लिकन्स, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए इतना बड़ा कोई मुद्दा है ये, और करीब करीब मुझे लगता है कि बाकी जो अलग सेगमेंट है विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी उनके लिए भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक वेरी टारगेटेड माइनॉरिटी का है, और वो भी इसलिए क्योंकि कमला हैरिस नहीं चाहती कि स्विंग स्टेट्स में वो चुनाव हार जाए। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। आज की इकलौती सुर्खी इटली से है। 19 अगस्त को इटली में एक लग्जरी जहाज डूबने से एक शख्स की मौत हो गई थी और 6 लोग लापता बताए जा रहे थे। इसमें दुनिया के कुछ जाने माने लोग थे। इसके बाद लापता लोगों की खोज शुरू हुई। अब तक 5 लोगों के शव जहाज के मलबे से निकाले गए हैं। इटली के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इनकी पहचान बताई। किन लोगों के शव बरामद हुए? पहला नाम ब्रिटिश टेक दिग्गज माइक लिंच का है। हालांकि उनकी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लापता होने वालों में उनकी बेटी हैना का भी नाम था। अगला नाम क्लिफोर्ड चांस लॉ फर्म के वकील क्रिस्टोफर मोरविलो और उनकी पत्नी नेडा मोरविलो का है। हादसे के वक्त उस जहाज में 22 लोग सवार थे। उनमें से 15 लोगों को बचा लिया गया। जो जहाज डूबा उसका नाम पियर्सन है। हादसे के दौरान ये इटली के पोर्टसलो बंदरगाह के पास तट पर खड़ा था। अचानक आए तूफान ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय USV, योर रिलायबल हेल्थ केयर पार्टनर, एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल।